गुड मॉर्निंग एवरीवन। आइए सबसे पहले मैं आपको एसएससी के बारे में कुछ बताना चाहती हूँ। और जितने बच्चे जो एग्ज़ाम की तैयारी शुरू किए हैं 2020 के बाद से, उनको शायद बहुत कुछ पता नहीं है और उनके लिए बहुत कुछ नया हो रहा है कि ये स्कैम है कि क्या है और एसएससी में ऐसा कैसे हो सकता है। बेटा बात क्या है कि हो सकता है कि नहीं हो सकता है। सीजीएल में स्कैम, सबसे पहला सवाल तो यही उठता है कि क्या सीजीएल में स्कैम हो सकता है, क्या एसएससी में स्कैम हो सकता है। अगर आप कहते हो हां, तो मैं कहती हूं हां क्योंकि कुछ ऐसे टीचर्स हैं जो ऑनलाइन आके ये बता रहे हैं कि नहीं, बच्चों का लेवल अच्छा हो गया है, लाइब्रेरीज खुल गए हैं और कंपटीशन हो गया है और बहुत सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से जो बहुत अच्छी तैयारी करा रहे हैं, इसीलिए कट ऑफ ऊपर जा रहा है। तो वो लोग जब खुद तैयारी कर रहे थे, उनमें से एक हमारे गाजियाबाद सेंटर के स्टूडेंट थे। उस समय इस मामले को मैंने उठाया था। उस समय यानी 2016 में। मैं आपको 2016 से अभी तक की बात बता दूं कि अगर आपको कहीं से डाउट हो कि क्या ऐसा हो सकता है, तो मैं आपको सबसे पहले बता दूं कि 2016 सीपीओ में पेपर जो था उस समय ऑफलाइन होता था और वो ऑफलाइन पेपर मेरे पास सुबह सुबह आ गया था, जो मैंने फेसबुक में लगा दिया था। और उसके बाद जब 10 बजे पेपर हुआ तो हमने देखा अच्छा अच्छा पेपर तो अलग था, ये अलग है, चलो कोई बात नहीं, इसका मतलब कोई घपला नहीं, मेरे पास गलत पेपर आया। लेकिन वही सेम पेपर जो मेरे पास 9 बजे से पहले आ चुका था, वो 10 बजे के शिफ्ट में नहीं होके, उस समय दो शिफ्ट होते थे, एक 10 बजे एक 2 बजे, 2 बजे के ऑफलाइन पेपर में वही पेपर आ गया। और उसके बाद जितने बच्चे थे, सारे बच्चे मेरे से फेसबुक में जुड़े हुए थे और उस समय ये एग्जाम कैंसिल हुआ था, सीपीओ 2016 का। और उस समय ये बहुत बड़ा मामला बना था। एसएससी ने सीधा सीधा मेरे खिलाफ क्राइम ब्रांच में उन्होंने कंप्लेंट किया। और आप समझ सकते हो क्राइम ब्रांच में किसी के खिलाफ कंप्लेंट करने का मतलब क्या होता है। अगर मेरे पास पेपर आया तो मेरे पास पेपर बच्चों के थ्रू आया था। मैंने कोई पेपर कहीं से खरीदा नहीं था और मुझे नहीं पता था। और वो पेपर आया था जो बहुत वायरल हुआ पड़ा था, जितने बच्चे एग्जाम देने जा रहे थे सबके हाथ में वो पेपर आ गया था। अब उसके खिलाफ नहीं होके कि पेपर कहां से आउट हुआ, इस बात की पड़ताल नहीं करके सीधा एसएससी ने मेरे खिलाफ कंप्लेंट क्राइम ब्रांच में की। और उस समय से लेकर आज तक, मैं कहती हूं अभी हाल फिलहाल मैंने एक ढंग का मोबाइल लिया, वरना उस समय से लेकर अब तक मैं हमेशा 15-17 हजार की मोबाइल रखती थी, क्योंकि मेरे 3-3 मोबाइल ऑलरेडी चले गए किसी ना किसी एग्जाम में। क्राइम ब्रांच या कहीं कोई उठा के ले गए, पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन के कारण कि आपके पास पेपर कैसे आया ये पहले बताइए। तो वो पूरा ट्रैक करने के लिए ऑफ कोर्स ले जाते हैं, तो उनका इन्वेस्टिगेशन का पार्ट होता है। लेकिन कोई भी हैरास होना नहीं चाहता। ये 2016 के बाद क्या हुआ, 2016 के बाद जब ये चीजें, मैंने सिर्फ इकलौता प्लेटफॉर्म मेरा था उस समय जिसने ये बातें आउट की। 2017 से फिर उन्होंने डिसाइड किया ऑनलाइन का। 2017 का मामला आपको अच्छे से पता है कि पूरा का पूरा मेंस का मैथ्स का पेपर स्क्रीनशॉट आउट हुआ था, जिसके बाद बहुत भयंकर धरना प्रदर्शन हम लोगों ने किया था एसएससी ऑफिस के सामने। और स्टूडेंट्स थे, हम लोगों ने सिर्फ यही कहा था कि भाई हम लोग बच्चों का साथ इसलिए देते हैं क्योंकि बच्चों को डिमांड गलत नहीं था। जब वहां पे धरना प्रदर्शन चला, उसके बाद मैंने आके स्ट्रेट वे कह दिया था कि एग्जाम तो कैंसिल होगा ही। क्यों? क्योंकि सॉलिड प्रूफ, इतना साफ साफ प्रूफ था कि भाई वो सारे स्क्रीनशॉट बाहर थे। इनफैक्ट एक मैथ्स के टीचर ने उनको पूरा डिस्कस भी करा दिया था। और दूसरे मैथ्स के टीचर ने क्या किया था, वो सारे स्क्रीनशॉट को पेन ड्राइव में लेकर, और जब मैं सिर्फ मैं इतने बड़े प्रदर्शन में सिर्फ मैं ही गई थी वहां पे चीफ से मिलने के लिए, क्योंकि चीफ ने कहा था मैं सिर्फ एक से मिलूंगा। तो सिर्फ मैं गई थी, दूसरे मैथ्स के टीचर ने मेरे हाथ में पेन ड्राइव देकर अंदर भिजवा दिया कि मैम इसमें सारे सबूत है। उसमें कोई सबूत नहीं था, उसमें सिर्फ एक टीचर के खिलाफ सबूत था जिसके खिलाफ दूसरे मैथ्स के टीचर थे। कई लोग कहते हैं नहीं, आप अगर सही हो तो आपको क्या प्रॉब्लम है। बट द प्रोसेस इज द पेन। संजीव भट्ट रिहा हुए हैं 27 साल के बाद, आईपीएस ऑफिसर थे, उनके कस्टडी में किसी एक आदमी की मृत्यु हो गई थी और वो बरी हुए हैं। वो बरी हुए हैं 27 साल के बाद। तो यहां इंडिया में द प्रोसेस इज द पेन, इसलिए कोई पंगा नहीं लेना चाहता। कौन अपने आप को इन सारे झमेलों में रखना चाहेगा? कोई नहीं चाहता।
इसीलिए हम लोग भी पीछे हट गए कि भाई हम लोग, जब मैंने देखा 2017 का, जिसको मैं दावा कर रही थी कि भाई ये पेपर तो कैंसिल होगा ही होगा, कि पेपर ही कैंसिल नहीं हुआ, और उसके बाद रिजल्ट में निकला। फिर कुछ लोगों ने मेरा मजाक भी उड़ाया, नीतू सिंह तो कह रही थी पेपर कैंसिल होगा। भाई जिस चीज का पूरा प्रूफ है सामने, वो भी पेपर कैंसिल नहीं हुआ, उसका सीबीआई इन्वेस्टिगेशन वगैरह सब कुछ हुआ। तो इसीलिए फिर हम लोगों ने क्या किया, शांति से, हमारा काम क्या है भाई, आप हमें पैसा दे रहे हैं पढ़ाने के लिए, हम आपको पढ़ाएंगे, हम क्यों पंगा ले। लेकिन फिर भी 2018, 19 इन सब में जब तक ट्विटर कैंपेन नहीं होता, रिजल्ट आउट नहीं होता, ट्विटर कैंपेन नहीं होता, वैकेंसी नहीं आता, ट्विटर कैंपेन नहीं होता, मेंस का रिजल्ट नहीं आता, ट्विटर कैंपेन नहीं होता, डेट नहीं आता। इस बार क्या हड़बड़ी थी, जिस दिन रिजल्ट निकाला उस दिन रात को उन्होंने डेट शीट निकाल दिया। क्यों निकाला भाई? डेट शीट इसलिए निकाला कि आप लोग अब फिर से तैयारी में जुट जाओ, जिनका जिनका नहीं हुआ। अच्छा, दूसरी बात है, हर चीज में टांग अड़ा के अपने आप को सही साबित करना। पिछले मेंस की मैं बात कर रही हूं, 6 क्वेश्चन, आप समझ सकते हो 6 मतलब 18 मार्क्स के क्वेश्चन, एसएससी ने आंसर गलत दिए। उसमें एक मैथ्स का क्वेश्चन था जो हमारे एक महान टीचर है, उन्होंने गलत सॉल्व करवाया। बच्चों ने, जिन्होंने केस किया था, एसएससी सीजीएल मेंस के भी कुछ बच्चों ने केस किया था, उन्होंने हमें मना किया था कि मैडम प्लीज आप ये बात आउट मत करना, नहीं तो गालियां पड़ती हैं, क्योंकि जिनका सिलेक्शन हो गया तो गाली देंगे। मैंने कहा मुझे मतलब ही नहीं है। उन्होंने सिर्फ मुझसे इंग्लिश के सॉल्यूशन मांगे थे, वो मैंने बना के दे दिए थे। मैथ्स का क्वेश्चन उस टीचर ने रॉन्ग कराया, और बच्चों ने, जो दिल्ली यूनिवर्सिटी है, दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर का मतलब बिल्कुल कंप्लीट सॉल्यूशन के साथ ये क्वेश्चन रॉन्ग है करके वो लेके गए कोर्ट। लेकिन कोर्ट में एसएससी ने एक इंस्टीट्यूट नहीं, एक प्लेटफॉर्म, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का एक मास्टर का सॉल्यूशन दे दिया कि देखो ये तो सही है। अब कोर्ट के पास सॉल्यूशन आ गया, कोर्ट ने मान लिया सही है। एक क्वेश्चन में से बच्चे जीते हैं। जब हॉकी का क्वेश्चन में था कि हॉकी से जो बनाए जा सकते हैं फर्स्ट थर्ड लेटर ऐसे करके, कि कौन सा मीनिंगफुल वर्ड, तो एसएससी ने दिया ओ की ए वाई, सही वर्ड है, ओ की ए वाई कहीं नहीं था। ठीक है, उसमें खाली बच्चे जीते हैं 3 मार्क्स में। अदरवाइज इंग्लिश का क्वेश्चन मैं बताती हूं, यहां कोई भी अगर थोड़ा सा भी इंग्लिश का नॉलेज रखता है या कुछ नहीं रखता है, कंप्यूटर देखते हैं वो, अगर कहीं भी उनकी नौकरी चली जाती है तो उनका एक्सेस को डिनाई कर दिया जाता है। अगर कंप्यूटर में लिखा आ रहा है एक्सेस डिनाइड, इसका मतलब है योर एक्सेस हैज बीन डिनाइड। ये खुद ही पैसिव वॉइस है, हेल्पिंग वर्ब हटा के एक्सेस डिनाइड, इसका कह रहा है पैसिव वॉइस बनाइए भैया, ये खुद ही पैसिव वॉइस है एक्सेस डिनाइड। और उसका पैसिव वॉइस बनाइए, तो उसका पैसिव वॉइस क्या बनाया है एसएससी ने, लेट द एक्सेस बी डिनाइड। अरे एक्सेस डिनाइड खुद ही पैसिव वॉइस, उसका पैसिव वॉइस तुम कैसे बना रहे हो? और उसका पैसिव वॉइस क्या बनाया, लेट द एक्सेस बी डिनाइड। भाई मूर्ख भी जो इंग्लिश थोड़ा भी जानता है ना, वो भी नहीं कहेगा कि एक्सेस डिनाइड का पैसिव वॉइस होगा एक्सेस डिनाई कर दिया जाए, नहीं होता। उसके बाद यूनिवर्सल से रिलेटेड क्वेश्चन था, जो सारे बुक्स में थे कि भाई यूनिवर्सल खुद ही यूनिवर्स से रिलेटेड है, सार्वभौमिक, मोर यूनिवर्सल क्यों लगाएंगे। लेकिन हाँ, मॉडर्न इंग्लिश का एग्जांपल दिखा के उन्होंने नेट से, भैया सारे मॉडर्न इंग्लिश में तो बहुत सारी ग्रामर के रूल्स है जो आप सीधा सीधा साफ कर देंगे, मॉडर्न इंग्लिश में चलता है। लेकिन एसएससी ने इससे रिलेटेड क्वेश्चंस पहले भी दिए हैं जहां पे वो ट्रेडिशनल ग्रामर को फॉलो करते हैं, मॉडर्न इंग्लिश को फॉलो नहीं करते। लेकिन उन्होंने 6 क्वेश्चन 18 मार्क्स में, बच्चों ने की लड़ाई के बावजूद उन्होंने सिर्फ एक क्वेश्चन, वो भी सिर्फ रीजनिंग का, साबित कर पाए। क्योंकि बाकी एसएससी ने टेंटेटिव आंसर की में सही दिया था, जो फाइनल आंसर की था उसमें अपने आंसर को चेंज करके गलत कर दिया। और उसके बाद इनके पास सिर्फ वही मॉडर्न इंग्लिश का सबूत था कि नहीं नहीं देखो देखो मॉडर्न इंग्लिश में चलता है। भाई मॉडर्न इंग्लिश में बहुत कुछ चलता है स्पोकन में, फिर ग्रामर क्यों पढ़ा रहे हैं हम लोग? दूसरी बात है कि मेरा कहना है कि अगर नॉर्मलाइजेशन इतनी अच्छी बात थी तो बिहार में अभी क्यों इतना हल्ला हुआ नॉर्मलाइजेशन के खिलाफ? नॉर्मलाइजेशन के खिलाफ मैं थी, मैं बताती हूं आपको, मैं 2-3 चीज के पहले शुरू में खिलाफ थी, बाद में मुझे लगा यार मैं अकेली पढ़ रही हूं। सबसे पहला, जब ऑनलाइन हुआ मैंने कहा ऑनलाइन ठीक नहीं हुआ। द रीजन वाज उस समय ऑनलाइन में 1-1 सेकंड 2-2 सेकंड लेने के बाद क्वेश्चन चेंज होता था, इससे बच्चों का बहुत टाइम वेस्ट होता था।
तो पहली बार एसएससी ने 15 मिनट एक्स्ट्रा दिया था, 1 घंटा 15 मिनट, लेकिन अपना वो उन्होंने सिस्टम दुरुस्त करने से पहले ही उन्होंने 1 घंटा कर दिया। अब हर क्वेश्चन खुलने में 1-1 2-2 सेकंड लगता था कम से कम, बच्चों का टाइम वेस्ट होता था। उसके बाद एक और प्रॉब्लम हुआ, कई बच्चा कहें कि मैम मुझे अच्छे से याद है ये आंसर मैंने मार्क किया था और ये आंसर मार्क्ड नहीं है मेरे आंसर शीट में, कैसे हो सकता है? ये भी घपला हुआ है भाई ऑनलाइन में, क्योंकि ओएमआर में तो आप काला कर देते हो, वो काला रह जाता है, लेकिन ऑनलाइन में क्या है, तुरंत क्लिक से हट सकता है, क्लिक से लग सकता है। ऐसे कई बच्चे कई बार आके हमें 2017-18 में बोले हैं और हम कुछ नहीं कर सकते क्योंकि ऑनलाइन में ऑनलाइन की तरह घपले होंगे ना। बेटा मॉडर्न जमाने में मॉडर्न तरीके से घपले हो सकते हैं, क्योंकि 2016-15 वगैरह में तो मैंने देखा है यार ये सब चीजें होते हुए। ऑफलाइन के समय में होता तो ऑनलाइन में क्यों नहीं हो सकता? ऑनलाइन में तो और अच्छे तरीके से हो सकता है। दूसरी बात है कि जिस समय 2016-17 था, हम सबके मार्क्स देख सकते थे, सबके मार्क्स आउट होते थे, कंपैरिजन कर लेते थे मार्क्स के, यहां तक कि देख लेते थे कि अच्छा देखो ना, यहां जो एग्जाम दे रहा है उसमें इतने ही मार्क्स थे, एसएससी में जाके क्या इतना धमाल कर दिया वो। आज मेरे पास एक लड़के का आया, ये उत्सव कुमार का, मैंने कहा देखो मैं ऐसे नहीं बात करूंगी, जाके मुझे उसका स्क्रीनशॉट दो सबसे पहले रिजल्ट का। बेटा स्क्रीनशॉट लड़कों ने रिजल्ट दिया, हम इसका चेक नहीं कर पाए, क्यों? क्योंकि आपको किसी का मार्क्स देखने के लिए सिर्फ रोल नंबर नहीं चाहिए, उसके पासवर्ड भी चाहिए, आईडी चाहिए उसका, ठीक है? आप नहीं देख सकते। मैंने कहा भैया तो मैं ऐसे नहीं लेके जा सकती। उसके बाद ये लिस्ट लेके सब लोग बहुत हल्ला किए हैं कि ऐसे कैसे हो सकता है। बेटा ये सारे के सारे जो है ना, ये हैंडीकैप का लिस्ट है और उनका जो गया हुआ है मार्क्स बहुत कट ऑफ कम गया हुआ है, इसीलिए अगर सारे के सारे इसमें रोल नंबर्स दिख रहे हैं तो मैं ये नहीं कह सकती हूँ कि ये सारे घपले वाले, ये मैं नहीं कह सकती। उसका कारण ये है कि ये लिस्ट सिर्फ हैंडीकैप वाले हैं, इसमें पीछे तरफ से छुपा के ये हैंडीकैप वालों का लिस्ट दिखा दिया गया है। तो इस चीज को मैं लेके नहीं आ सकती हूं, क्योंकि ये 3 मेरे पास शीट आया था, बच्चों के द्वारा भेजा हुआ था। मैंने कहा देखो बेटा, सबसे पहले मैं खुद ही चेक करूंगी, और जब मैंने खुद चेक किया तो मुझे पता चला कि ये हैंडीकैप का लिस्ट है, इसलिए मैं इसको लेके नहीं आ सकती। मेरा कहना है कि नॉर्मलाइजेशन किस बेसिस पे होता है, पहले तो ये बताइए। दूसरी बात है कि अगर आपका रिजल्ट हमेशा सही होता है तो 2023 में 23 बच्चे आउट होके 23 बच्चे इन कैसे हुए? इसका मतलब है कि उस समय भी कुछ हुआ है जो आप नहीं बता रहे। जो मेरा 5th रैंक होल्डर था वो कहता था मैम मैं 1st रैंक ला सकता था अगर ये क्वेश्चन के आंसर्स अगर एसएससी ने सही दिए होते तो। बच्चों के मन में जो टीस रह जाती है क्योंकि आपको आंसर करना नहीं आता। भाई हम यहां पे, हम लोग एसएससी से बहुत छोटे तुच्छ इंस्टीट्यूट्स वाले हैं। हम अपने कोचिंग में भी जब अगर 100 क्वेश्चन में कभी एक क्वेश्चन गलत हो जाता है ना, तो हम अपने टाइपिस्ट से लेके अपने जो प्रूफ रीडर तक हो उसको वॉट लगा कर रख देते हैं। और आप इतने क्वेश्चन के आंसर्स गलत देने के बाद आपकी इतनी हिम्मत कि कोर्ट में जाके भी उसको डिफेंड कर रहे हैं, आपको शर्म नहीं आती? और उसके बाद कट ऑफ जब ज्यादा जा रहा है तो हमारा काम है ये सोचना, एसएससी का भले मेरा नहीं, एसएससी का काम है ये सोचना कि भाई कट ऑफ ऊपर जा रहा है तो जैसे पीओ की तरह कभी कुछ पैटर्न चेंज कर दो, कुछ नए क्वेश्चंस ऐड कर दो, कुछ अलग तरीके से क्वेश्चन पैटर्न बनाओ, ताकि जिनके पास वो रीजनिंग है, जिनके पास थोड़ी तार्किक शक्ति है, जो थोड़ा सा सोच सकते हैं दिमाग से, वो आगे निकले ना। उनको पैटर्न भी सेम रखना है, क्वेश्चन के लेवल भी सेम रखने हैं। मैथ्स में तो इतने रद्दी क्वेश्चंस देने लगे हैं आप कि मैथ्स के टीचर्स को आपस में लड़ाई कर करके बच्चों का मनोरंजन करना पड़ता है और अपने तरफ ध्यान आकर्षित करना पड़ता है। इनके बीच की लड़ाइयां ही खत्म नहीं होती, क्यों? क्योंकि इनको पता है गंदा है पर धंधा है ये, जब तक लड़ाई झगड़ा नहीं करेंगे तब तक देखने कौन आने वाला, क्योंकि सारे क्वेश्चन तो वैसे रद्दी है जो 6ठी 7वीं के बच्चे कर लेंगे। तो कुछ नया बनाइए, कुछ अगर हो सके तो अच्छे दीजिए। अब मैं आपको 2-3 चीजें बताना चाहूंगी। बेटा 2017 में मास प्रोटेस्ट हुआ था, उसके बाद इन लोगों ने थोड़ा सा अपने सर्वर वगैरह को ठीक करके और क्वेश्चन का जो स्क्रीनशॉट था वो आउट होना तो बंद हो गया। एमटीएस में मास लेवल का घपला हुआ क्या हुआ, न्यूज़पेपर्स में तो आए। हम टीचर्स ने उस मुद्दे को नहीं उठाया, क्यों? हमें लगा यार हम एमटीएस पढ़ाने वाले थोड़ी हैं, हम तो सीजीएल पढ़ाने वाले।
एमटीएस लेता कौन है? एसएससी। अगर एसएससी में एमटीएस लेवल पे ऐसा कुछ हो रहा है तो फिर सीएचएसएल लेवल को क्यों छोड़ेगा? और सीजीएल तो यार 20 लाख देने को भी कोई तैयार रहेगा, तुरंत ही 25 लाख देने को तैयार रहेगा। जो एमटीएस में 1 लाख दे रहा है ना सॉल्वर को, वो सीजीएल में 20 लाख देने को तैयार होगा। तो जिन सेंटर्स पे ये घपला एमटीएस में चल सकता है, उन सेंटर्स पे घपला सीजीएल में क्यों नहीं चलेगा, क्यों नहीं चल सकता है, ये पहले बताया जाए। अगर आप नॉर्मलाइजेशन कर रहे हो, किस बेसिस पे कर रहे हो? और मेरा कहना, नॉर्मलाइजेशन करने की जरूरत क्या है? क्या आप सेम पैटर्न के क्वेश्चंस नहीं बना सकते हो? आपने एनालिसिस बंद कराया, एनालिसिस बंद कराया, मुझे लगा सही हुआ। उसका भी रीजन मैं बताती हूं। कुछ लोगों ने कहा अच्छा आप एनालिसिस नहीं कराते थे ना, इसीलिए आपको लगा सही हुआ। बेटा मैं एनालिसिस नहीं करा सकती हूं क्योंकि मेरे पास क्वेश्चन पेपर नहीं आते। मैं तो इसी बात का हमेशा सवाल उठाया है कि 25 के 25 क्वेश्चन सारे सेट के किसी एक टीचर के पास कैसे पहुंच जा रहे हैं? क्या इनके बिठाए हुए कोई सॉल्वर है या ये कहीं से खरीद रहे हैं? विथ ऑप्शंस कैसे पहुंच रहे हैं? ये तो इन्वेस्टिगेशन का प्रोसेस होना चाहिए था एसएससी के द्वारा। एसएससी ने कुछ भी नहीं करके क्या किया? सीधा एनालिसिस बंद करा दिया। भाई एनालिसिस बंद कराने से क्या क्वेश्चंस आउट होने बंद हो गए? चलो एनालिसिस नहीं करा के सेम तरह के क्वेश्चंस विथ थोड़ा सा डिजिट इधर उधर करा के प्रैक्टिस कराने लगे टीचर्स। आप सबसे मेन चीज है कैसे आपके पास क्वेश्चन पेपर पहुंचता है, ये पहले बताइए। देखिए ठीक है, 2019 से 2024 में आते आते हमारे नंबर ऑफ एस्पिरेंट्स डबल हो गए, ये मानती हूं मैं। लेकिन वैकेंसी 7,000 था पिछले साल, 150 कट ऑफ था। इस बार 18,000 है, 153 कट ऑफ है। बेटा ये थोड़ा सा मामला सही नहीं लगता। पेपर का लेवल इतना खराब क्यों होता जा रहा है? हम 2007-8 के पेपर की बात बताऊं मैं, उस समय सेक्शन ऑफिसर और टैक्स असिस्टेंट इनके पेपर अलग होते थे। एसएससी इस तरह के जो कहते हैं ये वनडे एग्जाम्स नहीं होता था। उस समय जो प्री होता था उसमें सेक्शन ऑफिसर और टीए का 2003-4 का पेपर उठा के देखो, आपको उसका लेवल भी अच्छा दिखेगा आज के लेवल से। भाई जब अब कंपटीशन बढ़ रहा है तो क्या बात है, क्यों लेवल नीचे कर रहे हो? क्या इसलिए लेवल नीचे कर रहे हो कि आप इस चीज को समझा सको लोगों को कि हाँ देखो कट ऑफ नीचे, कट ऑफ ऊपर तो जाएगा ही क्योंकि पेपर आसान है, कुछ लोगों को और अंदर रखने के लिए। दूसरी बात है, मैं आपको बहुत पहले की बात बताती हूं, 2013 की बात बताती हूं। बेटा इसलिए जानना आपको जरूरी है ना क्योंकि आप इतिहास नहीं जान रहे हो एसएससी का। आप बस उन टीचरों को देख रहे हो आज ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में जो उछल उछल के सिर्फ व्यूज और रील्स बना रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं, व्यूज बटोरते हैं, रील्स बनाते हैं। 2013 में रघुपति सर थे जो बाद में हमारे यहाँ पे चीफ एडवाइजर बने थे और उनके रिटायर होने के बाद मैं उससे पहली बार मिली थी। याद रखना बेटा 2013 में ओएमआर शीट भरे जाते थे और उस समय उन्होंने पूरा का पूरा चकाचक, जिसको कहते हैं ना बिल्कुल सीसीटीवी कैमरा लगा कर रखा था। वो गए हैं, वो सारे सीसीटीवी कैमरे क्या हुए पता नहीं, लेकिन उसके बाद हम लोगों ने थ्रू स्टूडेंट, उस समय 2014 की बात बताऊंगी, थ्रू स्टूडेंट ये भांडाफोड़ करवाया था कि इस पेपर में ये ओएमआर शीट से जो खाली रखे गए हैं वहां पे, और कुछ दिनों के बाद ये ओएमआर शीट्स भरे मिलेंगे आपको। ठीक है, ये उस समय हम लोगों ने थ्रू स्टूडेंट्स जो अब कुछ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के थ्रू जुड़ गए हैं और उन्होंने टेस्ट सीरीज वगैरह का भी ऑनलाइन अच्छा काम किया है, उनको भी मैं हमेशा कॉन्ग्रेचुलेट करती हूँ कि उन्होंने भी अच्छा काम किया है। उन लोगों ने हमारे साथ काम करते थे हमारे पब्लिकेशन में, उन लोगों ने वहां तक बात पहुंचाई थी। ये 2014 की बात बता रही हूँ जब ऑफलाइन में ये सब घपला शुरू हो गया था। 2016 में मास घपला हुआ, सीपीओ में पेपर भयंकर आउट हुआ। 2017 से इन्होंने ऑनलाइन शुरू किया। ऑनलाइन में भी शुरुआत में इनके सर्वर की लैगिंग रहती थी हमेशा और उसमें 1-2 सेकंड के बाद क्वेश्चंस खुलते थे। उसमें भी 2018-19 तक मेरे पास ये कंप्लेन आते रहे कि मैम ये आंसर तो मैंने मार्क किया है, इतना आसान क्वेश्चन का आंसर कैसे मार्क नहीं करूंगी, ये अनमार्क्ड कैसे? अब बताओ, पहले का मामला तो हम लोग उठा के दिखा दिए कि ये खाली ओएमआर, ये भरा हुआ ओएमआर, लेकिन अब हम क्या करें भाई? एक क्लिक से वो जब हट गया तो उसमें हम लोग नहीं बता सकते कि हाँ क्लिक करके आपका किसी ने हटाया है, ताकि कुछ जो रद्दी कैंडिडेट से जिनसे पैसे लिए गए हैं उनको डाला जा सके। खैर 2017 में मास प्रोटेस्ट हुआ, सीबीआई इन्वेस्टिगेशन वगैरह हुआ,
क्या रिजल्ट हुआ हमें नहीं पता। इसलिए नहीं पता क्योंकि 2017 का जिसका ताल ठोक के मैंने कहा था पेपर कैंसिल होगा, नहीं हुआ था। ठीक है, नंबर रिवील करना उसके बाद बंद हो गया, क्योंकि हम लोग नंबर से एनालिसिस कर लेते थे किस बच्चे का क्या लेवल है, और जिनके नाम बहुत विचित्र होते थे ना, तो उन नाम को क्या करते थे ना, हम अपने भी टेस्ट प्लेटफॉर्म पे, अपना भी हमारा टेस्ट का प्लेटफॉर्म था, उसमें ढूंढते थे कि ये बच्चा कितना लाया है, और अभी देखो कितना लाया है, ऐसा कैसे हो सकता है। हम लोग हंसते थे इस बात को लेके भी और अफसोस भी करते थे। लेकिन अब तो वो ही खत्म हो गया कि आप किसी के नंबर को देख भी सकते। देखो क्वेश्चन पेपर अगर आप कहोगे ना मैम लीक हो गया, लीक हो गया, लीक हो गया, बेटा बुलडोजर से घर गिरा दिए जाते हैं और उसके बाद उसके साथ पूछते चुप रहते हैं कि हाँ कभी भी पंगा नहीं लेना है। क्या ऐसा हो सकता है कि एक आदमी को अच्छे से ना रगड़ देंगे तो पूरा देश के जितने भी ऐसे सॉल्वर होंगे, पूरे देश के जितने इतने ये जो पेपर आउट करते होंगे, वो सब डर नहीं जाएंगे? डर तो जाएंगे। क्यों नहीं किया जा रहा है? क्यों बार बार ऐसा होता है कि पेपर आउट हो रहा है? क्या अभी झारखंड में मेरे घर में होटल है, वहां पे बच्चे नीचे जमीन में सोए थे उस दिन आके, जिस दिन एसएससी का पेपर था वहां पे झारखंड का। बहुत बुरी हालत में मेरे भैया को दे आए थे कि भाई कैसे अच्छे अच्छे घर के बच्चे आके ऐसे सो रहे हैं नीचे जमीन में, पेपर कैंसिल। क्यों आउट हो गया? भैया आउट होता कैसे है? कहते हैं ना पुलिस अगर चाहे ना तो मंदिर के बाहर से एक चप्पल चोरी नहीं हो सकता, और सरकार चाहे तो क्या पेपर आउट हो सकता है? सरकार अगर ठान ले इन सबको अंदर सड़ा दे 20 साल तक, तो क्या पेपर आउट होगा? नहीं होगा। तो दिस इज आई थिंक बाय चॉइस बाय मेनी ऑफ द ऑफिसर्स, सॉल्वर्स, और ये एक मैंने 7 साल पहले ही कहा था कि एक $1 मिलियन इंडस्ट्री बन जा रहा है। 2016 में मैंने कहा था ये बहुत बड़ा इंडस्ट्री बन जाएगा अगर इस चीज को नहीं रोका जाए तो। अब क्या है, तो बच्चों को दिखाया जाता है चाय वाला, है ना, बड़ा पाव वाली। क्यों भैया? तुम लोग मत पढ़ो, चाय बेचो, बड़ा पाव बेचो, क्योंकि उसके बाद तुम्हें रील दिखाया जाता है कि तुम इतने महान, इतने बड़े बड़े लोग कहलाओगे यार। हम सरकारी नौकरी क्यों चाहते हैं आपके लिए? ताकि आपके पुश्ते ठीक से एक सम्मानजनक जिंदगी बिता ले, तुम्हें रील में खड़े होकर नौटंकी ना करनी पड़े, और पता चले कि 2 महीने के बाद रानू मंडल की तरह और बाबा के ढाबा की तरह आउट हो। कहीं नहीं। हम चाहते हैं कि आप अगले 20-25 साल तक शांतिपूर्वक, सम्मानजनक, एक डिसेंट जिंदगी जी सको, रोज रोज आके तुम्हें रील में नाचना ना पड़े। लेकिन नहीं, आपको स्टार्टअप के नाम पे बहुत सारी चीजें करवाई जाती है। अब बाद में पता चलता है कि भाई हम जिन बाबाओं को सुन रहे थे वो तो हमें अपना कंज्यूमर समझ के मूर्ख बना रहे। बाकी सब लोग जानते हैं नो पब्लिसिटी इज बैड पब्लिसिटी। तो चाहे जैसी भी पब्लिसिटी करना हो, लड़ झगड़ के, गाली गलौज करके वो अपना पब्लिसिटी करते हैं ताकि अपना कोर्स बेच सके, और कुछ नहीं। और एसएससी से मेरा एक और डिमांड है, अपार्ट फ्रॉम कि सबका नंबर जारी करे, वेटिंग लिस्ट बनाए। तुम्हारी औकात नहीं है कि तुम एक साल में बच्चों को निपटा सको। 2022 वाले 23 भी देंगे, 23 वाले 24 भी देंगे, तो इसीलिए कम से कम वेटिंग लिस्ट तो बनाओ। इसीलिए ताकि 2023 वाले जब 2024 में ज्वाइन नहीं करेंगे, जो कि 50 से ऊपर % बच्चे ज्वाइन नहीं करते क्योंकि वो 2023 ज्वाइन कर चुके हैं, तो कम से कम उस वेटिंग लिस्ट में जो बच्चे हैं, जो कर चुके हैं, पास हो चुके हैं, लेकिन लिस्ट में नाम नहीं आया क्योंकि आपके लिस्ट में वो बच्चे भरे पड़े हैं जो पिछले साल सिलेक्शन ले चुके हैं, तो उनको हटाने के बाद वो ज्वाइन नहीं करेंगे, तो कम से कम वेटिंग लिस्ट वाले चले जाएं। नौकरी दे रहे हो, खाना पूर्ति मत करो ना। आपके भी तो इतना सरकारी बजट लगता है, इतना इंस्ट्रूमेंट्स लगते हैं, इतने सेंटर्स इन्वॉल्व होते हैं, इतना पैसा लगता है, तो कम से कम उसका निचोड़ निकालो ना। निचोड़ सबसे अच्छा है कि वेटिंग लिस्ट एक जारी किया जाए। और बताऊं आपको, डिस्क्रिप्टिव पेपर की बात बताती हूं मैं। इन्होंने 2022 से लेकर नहीं 2016 से डिस्क्रिप्टिव पेपर लगाता रखा था, आपको याद ही होगा। डिस्क्रिप्टिव में पहला एग्जाम में आया था डीमोनेटाइजेशन, और डीमोनेटाइजेशन मैंने क्लास में करवाया था, क्लास में एग्जैक्टली वही आ गया था डिस्क्रिप्टिव पेपर में।
बेटा मेरा ही लिखा हुआ ऐसे एक बच्चा को 55 मार्क्स मिले और दूसरे बच्चे को 75 मार्क्स मिला था। डिस्क्रिप्टिव पेपर के दौरान यह घपला हो रहा था। जिस दिन डिस्क्रिप्टिव पेपर खत्म हुआ है, मुझे किसी ने कहा मैम आपका तो एक बहुत बड़ा सोर्स ऑफ इनकम खत्म हो गया, क्योंकि डिस्क्रिप्टिव में तो बच्चे आपके पास ही आते थे। मैंने कहा भैया अच्छा हुआ, बहुत अच्छा हुआ, क्योंकि मैं खुद भी डिस्क्रिप्टिव से तरस थी कि भैया मेरा ही ऐसे लिखा हुआ, एक 55 ला रहा, दूसरा 75 कैसे ला रहा है। भैया तुम अपने बीबी से लड़के आओगे तो बच्चों को मार्क्स काटोगे। यूएफएम अनफेयर मीन्स क्यों? क्योंकि एड्रेस में किसी बच्चे ने XYZ के जगह पे कुछ और लिख दिया, तो अनफेयर मीन्स करके उसको 0 दे दिया गया। अरे भाई उनको नहीं पता था कि एड्रेस में ये नहीं लिखना है, अनफेयर मीन्स कैसे हो गया? आप ये देख लो ना, क्या क्या उसका बाप चाचा कोई बैठा था चेक करने के लिए, उसने पेपर में उससे पता चल गया कि यही मेरा ही बेटा है और उसको ज्यादा मार्क्स दे देगा। दूसरी बात है, एक चीज और है, मैं ट्विटर पे एक कैंपेन चलाने वाली हूं और प्लीज मुझे नीतू सिंह करके आपको 202 मिल जाएगा, आप प्लीज वहां पे आके ज्वाइन कर लेना। उस ट्विटर कैंपेन में हम लोग यही मांग करेंगे वेटिंग लिस्ट का, और दूसरा मांग करेंगे रिवील मार्क्स। ये दो मांगे हमारा सबसे मेन मुद्दा होगा जो हमें महसूस हो रहा है। दूसरा है कि प्लीज मैं मैथ्स के टीचर्स को खासकर कहूंगी कि आपके पास पढ़ाने के लिए 10वीं का मैथ्स है, शांति से पढ़ाइए। जिसको आपसे पढ़ना आपके पास पढ़ेगा, जिसको दूसरे के पास पढ़ना दूसरे से पढ़ेगा। ऐसे गंदी लड़ाई झगड़े मत करिए और इस बात को सही साबित करने की कोशिश मत करिए, क्योंकि आप जब स्टूडेंट थे ना तब भी पेपर आउट हो रहा था, और आप जो ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं ना, ये ऑनलाइन पेपर उस समय हुआ है जिस समय हमने ये पूरा पेपर, ऑफलाइन वाला पेपर, फेसबुक में पेस्ट कर दिया था कि ये देखो ये चल रहा है ऑफलाइन में, और इसीलिए ऑनलाइन हुआ। तो प्लीज आप लोग इस चीज को जस्टिफाई मत करिए। दूसरी बात है कि हर स्टेट में हर एग्जाम में, चाहे यूपी हो, झारखंड हो, बिहार हो, हर जगह बच्चे धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। क्या सब जगह के बच्चे गलत हैं? अग्निवीर आ गया, बच्चे धरना प्रदर्शन किए, उसमें एक बच्चे के खिलाफ केस हो गया तो सुसाइड भी कर लिया था, क्योंकि वो टेंशन में आ गया था कि भाई मेरा केस हो गया मेरे खिलाफ, अब मेरा फ्यूचर क्या है। मैं कह रही हूं बच्चों को इतना मेंटल टेंशन देने की जरूरत क्या है? आप सही से एग्जाम दिलाइए, आप प्रॉपर तरीके से इवैल्यूएट करिए। मैं नहीं समझती हूं कि ये इतनी बड़ी चीज है। हाँ ये जरूर है कि मैं जरूर कहूंगी कि एमटीएस का मुद्दा मैं नहीं उठाई, तो मुझे लगता है कि एक शेर था, लगेगी आग तो आएंगे कई मकान जद में, लगेगी आग तो आएंगे कई मकान जद में, यहां सिर्फ हमारा ही घर थोड़ी है। याद रखिएगा, बहुत जगह पे ऐसी चीजें होती है, चाहे बिहार हो, चाहे झारखंड हो, चाहे यूपी हो, सब जगह पे ऐसी चीजें होती है। हमें हर तरह के बच्चों को, सब बच्चों को साथ देना चाहिए, क्योंकि मुझे लगता है कि एक मुद्दा अगर एक जगह पे प्रॉब्लम देता है तो वही सेम मुद्दा दूसरी जगह पे भी प्रॉब्लम देगा। नॉर्मलाइजेशन बिहार वाले समझ गए, कैसे समझे? एसएससी को देखकर कि एसएससी में पता ही नहीं है यार हम कहां स्टैंड करते हैं, पता ही नहीं है। तो फिर बिहार वाले कहें कि भैया वो जो चीजें हैं ना वहीं तक रहने दो, यहां तक आग नहीं आनी चाहिए। देखो उन सब ने जाके नॉर्मलाइजेशन को कैंसिल करा दिया। 2-3 चीजें हैं, उस मुद्दे को एसएससी को एड्रेस करना पड़ेगा। मैं फिर समराइज कर रही हूं, वेटिंग लिस्ट लेना पड़ेगा उनको। दूसरा है सबके मार्क्स को आउट करने पड़ेंगे, और नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस को फिर से उनको एक बार रिव्यू करना पड़ेगा। उसका रीजन ये है कि नॉर्मलाइजेशन में हो क्या रहा है बच्चों के साथ, ये बच्चों को क्या, हम लोगों को मालूम नहीं है, तुम्हें क्या मालूम रहेगा। चलिए, मैं चाहती हूं आप ट्विटर में मेरे साथ जुड़ जाइए। मैं आज दोपहर तक ट्विटर में आपको वो दे दूंगी हैशटैग जिसको ट्रेंड करना है। मैं सब टीचर्स के साथ भी कहूंगी कि प्लीज उन हैशटैग को भी आप शेयर करिए। मेरे से सब लोग, आप लोग बाद में ही आए हो प्लेटफॉर्म पे, मेरे से छोटे ही हो, आप लोग बहुत सक्सेसफुल हो, आप भगवान खुश रखे आपको, आप दिन दुनी रात चौगुनी तरक्की करो। लेकिन प्लीज जो इनजस्टिस बच्चों के साथ हो रहा है उसको जस्टिफाई मत करिए, आप बच्चों का साथ दीजिए। और क्योंकि एक चीज बताते हैं, बच्चे हैं तो हम हैं, अदरवाइज हमसे बच्चे नहीं हैं, बच्चे हैं तो हम हैं। क्योंकि जो तैयारी कर रहे हैं
अगर उनको बार बार ये डीमोटिवेशन मिलेगा कि जो वो तैयारी कर रहे हैं कट ऑफ ऐसा जा रहा है कि उनके बस की बात नहीं है, तो तैयारी छोड़ देंगे। और फिर ये जो 153 है अगले बार 163 जाएगा, क्योंकि जब आप एक बार सह लेते हो तो जो ऐसे काम कर रहे होते हैं उनको मनोबल बढ़ता है उनका, और उनको और मनोबल मिलता है, यस हमें अब कोई नहीं रोक सकता। फिर वो और पैसे के लालच में और कुछ करेंगे। इसीलिए हमारा सिर्फ रिक्वेस्ट है सबको, इस मामले में सारे टीचर्स, सारे प्लेटफॉर्म्स और सारे बच्चे एक साथ रहिए। ठीक है, अगर ये सही भी है तो हमें तसल्ली हो जाएगा कि हाँ सही है। हमें सबके मार्क्स तो दिख जाए, कम से कम पता तो चल जाए कि जो बच्चा किसी प्लेटफॉर्म पे पेपर ही कभी नहीं दिया, किसी प्लेटफॉर्म पे उसने कभी कोई ऑनलाइन मॉक ही नहीं दिया, और वो 170 लेके बैठा हुआ है, तो आश्चर्य की बात है ना। ऐसे इंटेलिजेंट बच्चों से हमारी भी तो मुलाकात हो। चलिए, थैंक यू सो मच। थोड़ी देर में दोपहर के समय मैं ट्विटर पे आपको हैशटैग दूंगी। बाय। थैंक यू।